नमस्कार। पश्चिम यूपी का सबसे तेज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप अभी तक इंडिया और मैं दीपक वत्स। आज हम बात करेंगे चौधरी हरिंदर मलिक साहब से, क्योंकि चुनाव पहले चरण में वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में था और वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद चौथा चरण संपन्न हो चुका है और पाँचवें चरण के चुनाव अभी चल रहे हैं। इसके साथ साथ सारे चरण समाप्त होने के बाद 4 जून का सभी को इंतज़ार है। पिटारे में क्या कुछ गया है, निकल कर क्या कुछ आएगा, उम्मीदें क्या हैं और जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा, सभी को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। और मेरा सवाल आज मैं चौधरी साहब से करूंगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़े लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बात करने का मौका लग रहा है। जहाँ भी आप जा रहे होंगे सवाल कर रहे होंगे कि बाबूजी बता दीजिए जीत का आंकड़ा क्या है आपके पास। आंकड़ा भी आप उनको समझा रहे होंगे, आश्वस्त भी वो हो रहे होंगे। आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, 4 जून को लेकर आप कितना मतलब उत्तेजित हैं कि वो दिन आ जाए, ज़रा मैं भी देख लूँ कि कहाँ कितना प्यार जनता का मिला है। देखिए, सच्चाई दूसरी है। जहाँ मैं जाता हूँ चर्चा जरूर होती है, पर लोग ही आंकड़ा समझाते हैं। लोग बाग अपने आप आंकड़ा समझाते हैं। आप इतना यहाँ मिला, इतना यहाँ मिला, इतना इस बिरादरी का मिला, इतना इस क्षेत्र का मिला, यहाँ इतने जीतोगे, वो खुद लोग अपने आप समझाते हैं। एक्साइटमेंट जरूर है, क्योंकि चुनाव राजनीति की परीक्षा होती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं और बड़ा संकट का चुनाव ये लड़े हैं। मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, चुनाव जनता बनाम सत्ता था। सत्ता के खिलाफ चुनाव था, सरकार के खिलाफ होना था। केंद्र सरकार लड़ी है हमारे खिलाफ चुनाव, को व्यक्ति नहीं लड़ा। अकेला क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहाँ 2 बार आदरणीय मुख्यमंत्री आए हों, 2 बार आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए हों। मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने गरिमा नहीं तोड़ी। वो आए और पब्लिक को एड्रेस करके गए। हमारे जो सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गरिमा तोड़ दी। एक बार तो केवल अधिकारियों से ही वार्ता करने आए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आए, कोई बचा नहीं। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा दम लगा दिया इस बार जो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि इससे साबित होता है कि हमारा चुनाव केंद्र की सत्ता के विरुद्ध था, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था। हमारे खिलाफ सत्ता लड़ रही थी और जयंत चौधरी जी को तो मजबूर किया गया कि 2 मीटिंग उन्होंने एड्रेस की और 2 रोड शो किए। खुशी कहाँ कोई नहीं करता, उतना तो उन्होंने बागपत में भी नहीं किया। और ये जानते हुए भी कि तू उस व्यक्ति के खिलाफ वोट मांग रहा है जिसने तेरे पिताजी, तेरे बाबा जी, तेरी सम्मानित पत्नी के प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। वो आदमी भूलता नहीं, मानव व्यवहार है, पर मजबूरी होती है। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। देखा ना, आदरणीय बहन जी को, अपने भतीजे को पार्टी के सब पदों से मुक्त करना पड़ गया। तो मजबूरी पे वो बेचारे वोट मांग रहे थे। क्या कुछ मजबूरियां मानते हैं, क्योंकि अचानक से एकदम से सपा गठबंधन को छोड़ के जयंत चौधरी भाजपा के हो गए? क्या सिर्फ एक जो चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया, वो एक सम्मान ही काफ़ी था? देखिए, चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुष युगों बाद, सदियों बाद जन्म लेते हैं। सर छोटू राम को किसने दीन बंधु की उपाधि दी? चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा की उपाधि किसने दी? चौधरी देवलाल को ताऊ की उपाधि किसने दी? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को किसान देव मसीहा की उपाधि किसने दी? ये कुछ है। सर ये मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र की उपाधि किसने दी? आदमी काम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह इतना बड़ा व्यक्ति थे, इतना बड़ा व्यक्तित्व, कि जो अलंकार उन्हें दिया जाए वो अलंकार छोटा पड़ता है।
वो उनका कद बड़ा रहता है। बल्कि सत्यता तो ये है कि वो व्यक्ति जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने कभी नहीं गया, और कभी कभी कुछ काम भगवान के आदेश पर होते हैं। ये कहिए कि चौधरी चरण सिंह की स्वर्गीय आत्माओं ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि उस व्यक्ति के जिसके हाथ संविधान को तोड़ने से रचे हैं, जिनने संविधान की शपथ लेकर के भी भेदभाव किया हो, जिसके ऊपर गोदरा के छींटे हों, उससे कभी पुष्प उनकी मूर्ति ने स्वीकार नहीं किए और वो कभी पुष्पांजलि देने नहीं गए। वो व्यक्ति भारत रत्न की बात कर रहा है, वो व्यक्ति भारत रत्न की बात तो कर रहा है, पर चौधरी चरण सिंह के 750 अनुयायियों की शहादत हुई, उनकी चर्चा एक बार नहीं की। चरण सिंह की पौत्र वधू के ऊपर हमला किया, उनके काफिले पर हमला किया, वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। जिन्होंने उसे बचाया था हमारे समर्थकों ने, जो ये बेबाकी से कहते हैं, सत्य से परे जा कर के बोलते हैं कि हरेंद्र मलिक ने संजीव को सपोर्ट किया था। और नंगड़ा में जो लोगों ने बचाया था वो सारे मेरे समर्थक थे। टोडा में जिन पर मुकदमा चला वो परिवार मेरा समर्थक है, उनके खिलाफ आज भी मुकदमे हैं। एक बार उनके लिए भी 2 शब्द कह देते। तो देखिए, और जहाँ तक मजबूरी की बात है, आप बहन जी से पूछिए कि उन्हें क्या मजबूरी हुई कि आनंद को उन्हें सब पदों से हटाना पड़ा। नीतीश कुमार जी से पूछिए, केवल जयंत चौधरी पे ही सवाल क्यों उठाते हो। अपना सवाल बदल देता हूँ। मायावती यहाँ पर आई थी, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम चुनावों को लेकर बीजेपी हाल में हमेशा सवाल घेरे में रहती है कि हिंदू मुस्लिम अगर कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। इस बार जब मायावती ने अपना कैंडिडेट उतारा, तो मायावती जब यहाँ पर आई तो मायावती ने कहा कि मेरी दिली इच्छा थी कि मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से उतारूँ, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं था, डरे हुए थे लोग, इसलिए मुझे मजबूरन आपके बीच का एक प्रजापति समाज से प्रत्याशी को उतारना पड़ा। इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की है बीएसपी ने, या फिर बी टीम के रूप में काम किया है? नहीं, बीएसपी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया है, और चुनाव अच्छा लड़ा है। दारा सिंह भला आदमी है, सम्मानित व्यक्ति है। नतीजे क्या होंगे ये पता नहीं, पर अच्छा चुनाव लड़ा है। अगर मुस्लिम चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से हवा का नुकसान हमें होता, वोट में कोई नुकसान नहीं होता। 2 कारण हैं। एक तो मुस्लिम का विश्वास आज के नेताओं में केवल अखिलेश यादव जी पर है। दूसरा, हमसे वो विश्वास करते हैं, हम पर वो एतबार करते हैं कि इनके साथ तुम्हें कोई ठगा नहीं जाएगा। और ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हरिंदर मलिक था, तो अखिलेश जी के विश्वास में हम लोग काम करने में और सफल रहे। मलिक साहब, भाजपा हमेशा कहती आई है, समाजवादी पार्टी आपने बताया कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमान जो है समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा कहती है कि गुंडों की पार्टी है, हिंदुओं को इन्होंने ठगा है। कई तरह के सवाल आपने झेले हैं, क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह से जवानी जंग शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो चुनाव ना हो के मैदान में, अखाड़े में 2 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तलवार बस म्यान में है, खींचने वाली है। नहीं, देखिए, हम तो तलवार वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का एक कसूर है कि वो गरीब की, किसान की, बेबोलते इंसान की पार्टी है। अब ये दूसरी बात है, गरीब और किसान मुसलमान भी है, रक्षा चलाने वाले की पार्टी है, पत्थर तोड़ने वाले की पार्टी है, बुनकर की पार्टी है, जो पशु चराता है उसकी पार्टी है। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सरमाएदारों को ये कहाँ महसूस होगा कि एक किसान के घर पैदा होकर के एक स्कूल का मास्टर एक दिन गरीबों का मसीहा बनकर के खड़ा हो जाए, चौधरी चरण सिंह नाम कहलावे, और उसके बाद वो चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उनके पद चिन्हों पर चल, लोहिया जी के पद चिन्हों पर चल कर धरती पुत्र की उपाधि प्राप्त कर ले, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर बने तो भूमि सुधार का कानून लावे, खड़े कोल्लू की पाबंदी हटावे, किसान को सम्मान दिलावे, और जब केंद्र में बैठ कर के डिफेंस मिनिस्टर बने तो जो लोग शहादत देते थे वो गरीब के बेटे थे।
किसान का, मजदूर का बेटा ही या छोटे व्यापारी का बेटा ही शहीद होता है बॉर्डर पर, उसकी डेड बॉडी भी यहाँ नहीं आती थी। पार्थिव शरीर को लाने का काम एक कलम से जो किया वो मुलायम सिंह यादव ने किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के सरमाएदार हैं, जो कमेरों के खिलाफ हैं, कमेरों की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे चौधरी महेंद्र टिकैत रहे हों, या धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव रहे हों, ये इनके दुश्मन हैं। और आज अखिलेश यादव जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा पीड़ादायक क्षण होते हैं जब लोग अखिलेश जी की जय बोलते हैं। ये सत्य है कि आज सबसे बड़ा वोट बैंक अगर यूपी में किसी के पास है तो ही इज ओनली ऑनरेबल अखिलेश यादव। सभी पार्टियां कह रही हैं कि माहौल बदल रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो पहले ही चुनाव संपन्न होने के बाद से कहती आ रही है कि माहौल जो है बदल गया, पलट गया। और अब तो मुझे लगे कि आश्वासन देने की आवश्यकता किसी को है ही नहीं। मजबूत इतना अपने आप को उन्होंने समझ लिया है कि अब सिर्फ 4 जून का इंतज़ार है। नतीजे बाहर निकलेंगे और जीत के एकदम पिटारा आएगा। बोल रहे हैं 400 पार तो है ही नहीं, 400 से नीचे नीचे तो अब दिखाया, मतलब जितनी थी उससे भी गए। तो आपने जो तस्वीरें देखी हैं चुनाव के दौरान और अब तक जो आपने समझा है वो क्या कुछ था? सबसे पहले बस मैं चुनाव, जब प्रत्याशी आप बने थे उसके बाद से चुनाव प्रचार जब तक थमा, क्या कुछ आपने देखा है, सुना है, झेला है, उनका जवाब दिया है, पलटवार किया है? क्या कुछ वो तस्वीरें थी वो आपसे समझना चाहता हूँ। सत्यता ये है कि जब चुनाव में लड़ रहा था तो अपने चुनाव से बाहर कुछ दिखता नहीं था। हमने झेला है, कुछ उद्दंडता झेली है। हमें तो माफिया घोषित कर दिया। एक राष्ट्रीय पार्टी इतना बड़ा झूठ बोल दे कि माफिया, इनके खिलाफ धारा 144 तोड़ने का मुकदमा है। हमने कभी सत्य से परे नहीं बोले। हमने मर्यादा का ध्यान रखा। हमने अधिकारियों को बुला करके और वोट में हस्तक्षेप करते हुए देखा। चुनाव के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा हूँ, भारत चुनाव प्रक्रिया में लोकतंत्र कैसे बचेगा भारत में। तमाम हमारे एक बड़े पत्रकार साथी हैं, उन्होंने तमाम जगहों से फोटोग्राफ्स और वीडियो मंगाए हैं, हमारे यहाँ से भी मंगाए हैं। वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, सब जगह घटनाएं दिखाएंगे। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, संभवतः डीएमएसपी और उनकी टीम ये चाहती थी कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, पर एक नई परंपरा चली है दरोगाओं कंधे पर हाथ रख करके बात करने की। जो दरोगा उनसे उपकर थे, जिन्हें उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन्हें चार्ज दिलाया था, वो उनका चुनाव लड़ा रहे थे। हमारे एसएसपी उन्हें चाह करके नहीं हटा पाए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा बुढ़ाने के 2 दरोगाओं के बारे में नहीं हटा पाए। अब आप छोड़िए, मेरे पे लछेड़े की वो थी सभा की अनुमति। मैं जब यहाँ से गया तो बराबर के गांव के लोग भी ट्रैक्टर लेकर आ गए। मेरे खिलाफ धारा 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि मैंने भीड़ ज़्यादा करी। अरे भाई, मेरा कार्यक्रम था, कुर्सी उससे कम थी जितनी मैंने बताया था। अब लोग आ गए मुझे सुन करने, तो मैं क्या करूं? आप रोक लेते। पंकज एक मंडे में गया 17 तारीख को, उसकी कार रोक दी। ना कार पर झंडा है, ना पोस्टर है, ना बिल्ला है, कुछ नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन है। ये दरोगा जो ऐसा काम किए हैं, हम चाहेंगे, हम सबूत देंगे, पहले स्थानीय प्रशासन को देंगे। इनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए और लिखा जाए ही इज नॉट फिट फॉर इलेक्शन एनी इलेक्शन ड्यूटी। जिन्होंने चुनाव में एजेंट के रूप में काम किया है, इनका क्या करोगे? और भाई, वे उपकर्त होते रहे हैं, पैसा लूटते रहे हैं इनके राज में। शहर में भी ऐसा हुआ। आप मूवमेंट रजिस्टर उठा करके देखिए, शहर में ये जो इधर का मोहल्ला है, रहमत नगर, किदवई नगर, जामिया नगर, और ये जहाँ सीएमओ रहते हैं इसके पिछली तरफ का एरिया सारा,
50-50, 60-60 पुलिस की गाड़ियां बूथ पर जाकर के खड़ी हो जावे। डीएम एसपी को मजबूर किया जाए, फक्कर शाह चौक पर खड़े हो जाओ। भाई ना वहाँ पोलिंग स्टेशन है, ना पोलिंग बूथ है, आप क्यों खड़े कर रहे हो इन्हें यहाँ? ताकि मुस्लिम वोट डालने ना जा सके। तो जो संभल में हुआ, जो रामपुर में हुआ, उसका सब यहाँ भी हुआ। पर यहाँ इतना है कि यहाँ मिक्स आबादी है, तो उसका जवाब हमारे साथियों ने दिया। आपके द्वारा चुनाव आयोग को एक लंबा फहरिस्त, एक लिस्ट बनाकर भेजी गई है शिकायतों की। कितनी चुनावों में आपने इस समय शिकायतें की हैं, क्या कुछ? जितना मेरे साथ धांधली हुई उसकी 10% की है, 90% में कर नहीं पाया। अगर मैं शिकायत करने में लग जाता तो दिक्कत हो जाती मुझे। चुनाव में समय कम था या कुछ शिष्टाचार? समय तो सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे तक का था, 10 ही घंटे का समय था ना। एक थाना बताओ यार, मंसूरपुर के थानेदार ने हमारा जो कैंडिडेट एजेंट बन रहा था, जो लड़का, उसे जाकर वहीं बूथ पे लाल कार्ड दिया, बाहर निकल। डीएमएसपी कह रहे हैं कि लाल कार्ड की कोई वो नहीं है, एजेंट बनने से रोक सकते। मैं एक का गिनवा रहा आपको सभी थानों की। यहाँ पंकज शर्मा एक थानेदार है यहाँ सोजनी चौकी पर, उनने जाके निजामपुर में एक लड़का मर गया, मैं उसकी मौत के बाद गया तो मुझे ये बता रहे थे कि वो 10-12 लड़कों को लेकर के आया और कहा वोट गिरो। तो कोई सिपाही ड्यूटी पर था, मैं पुलिस को कैसे गाली दूँ? वो भी तो उस पुलिस का आदमी था, सिपाही। उसने वीडियो बना करके भेज दी, 5 मिनट में फोर्स पहुँच गई। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेईमान होते तो वो ना भेजते 5 मिनट में फोर्स। आप छोड़िए, हमने एक अधिकारी की बड़ी ऐसी बात भी देखी। मैं घिरा हुआ था सडब्बर में, मैं फ़ोन किया कि मैं यहाँ से 15-20 लोग भागे हैं और यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 25 मिनट तक मेरी सुध नहीं ली, जबकि मैंने एक आईपीएस अफसर को, एसपी देहात को कहा था। एसपी देहात ने निश्चित रूप से किसी अधिकारी को कहा होगा। मैं ये मान नहीं सकता कि एसपी देहात ने आगे फॉरवर्ड ना किए हो ऑर्डर। और 25-30 मिनट तक यही इंतजार करते रहे हरिंदर मलिक के साथ घटना घट जावे। ये भूल गए कि जाटों का गाँव है। हूँ क्या थी, मेरे समर्थक आगे। फिर मैंने, जब मुझे लगा कि ये नहीं आएंगे, मुझे चौकी पर जो दीवान है उसने ये बताया, जो वहाँ ड्यूटी पर दीवान सिपाही थे, कि साहब हमने भी जिस अधिकारी को आप चर्चा कर रहे हो, इस अधिकारी को हमने फ़ोन किया था तो हमें ये कह दिया, हमने कहा जी 15-20 लोगों के साथ भाजपा के उम्मीदवार आए, मंत्री जी कह रहे हैं इन्हें, और ये बूथ कैप्चर कर लिए हैं, हम क्या करें, पीछे बैठ जाओ। और 20-25 मिनट तक कोई आया नहीं, बुढ़ाने से 5 मिनट का रास्ता था। आप कह रहे हैं कि अराजकता फैलाने का प्रयास जरूर किया गया। बाबा वहाँ मैं, मेरी जान भी जा सकती थी अगर मेरे समर्थक ना होते उस गांव में। मैंने मोहकमर को फ़ोन किया, बबलू को फ़ोन किया, मास्टर तिलक राम के परिवार को फ़ोन किया, वहाँ बैठ कर के, भाई तुम ही आ जाओ, पुलिस तो आ नहीं रही। फिर लोगों में चर्चा हुई, जो हमारे खिलाफ थे, भाजपा में थे। 2 तरह के खिलाफ होते हैं, एक तो भाजपा के समर्थन में थे, एक हमारे व्यक्तिगत विरोध थे। व्यक्तिगत विरोध तो मेरा कोई है नहीं इस जिले में। जो उन्होंने कहा, भाई बात सुनो, हमने वोट दी भाजपा की, पर अगर मलिक साहब के साथ कोई बदतमीजी होगी तो अच्छा नहीं होगा। क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसने एसपी देहात के फ़ोन को अनदेखा किया? और यही नहीं, जो मेरे साथ इन्होंने मजिस्ट्रेट लगा रखा था एक, उसने टेलीफोन पर कहा कि यहाँ तनाव बढ़ रहा है, जल्दी फोर्स भेजो। उसके पास सारे वीडियोग्राफ है, फोटोग्राफ उससे डिलीट कराए जा रहे हैं। और हम गरिमा के लोग हैं। हमने उनके परिवार की एक सम्मानित महिला, जिस दिन टीचर्स वोटिंग कर रहे थे, बूथ में घुस गई थी, उसकी वीडियो भी है, फोटोग्राफ भी हैं। हमने कोई एफआईआर नहीं की। हम चाहते, हम भी अपने एजेंट से करा सकते थे, वहाँ गलत परंपरा है। वो जाट कॉलेज में भी गई वोटिंग के दिन, हमने तब भी नहीं कुछ कहा। हमने कहा सम्मानित है, कोई बात नहीं, छोड़ो, महिलाएं ऐसी, हमारे परिवार की ऐसी। तो हम कुछ ध्यान रखते हैं, गरिमाओं का ध्यान रखते हैं। और देखिए, हम लोगों ने जितनी शिकायतें की, उनका वो 10% है। जितना हमारे साथ हुआ है
उसका 10% है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये आता है कि 4 तारीख को अब जब चुनाव हुआ है, मतपेटियों में जो वोट पैक हुए हैं, मशीनों में जब पीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद देश का माहौल आप कैसा देख पाते हैं? देखिए, भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है, देश का माहौल साफ है। मुजफ्फरनगर भी हम जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीतेंगे, और 6 बजने में 5 मिनट है, लिख कर रख लेना, 5 सीटों पर जीतूंगा। मैं नहीं जीत रहा, जनता जीत रही है। अब के सदर भी जीतेंगे, सदर पर भी चुनाव जीतेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। 2 बार की केंद्रीय मंत्री योजनाएं गिनवा रहे हैं कि इतना साफ कर दिया चारों तरफ से, जिले में हमने इतना विकास कर दिया, हमने ये लिया है, कोरोना में ये किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवा दी। कोरोना में बताया कि हमने किस तरह से अस्पतालों में काम कराया है, ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुंचाया है, एक लाके कैप्सूल पूरा मुजफ्फरनगर मेडिकल में रखवा दिया, जनता के हित में जितना काम हो सकता था खुद दिल्ली जाके उन्होंने खुद में करवाया है। ये वो सब चीज़ें हैं जो उन्होंने जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाया, बताया कि हमने ये सब किया है। अब आपको वोट देना है तो किसे देना है वो आपको समझना है। देखिए, ऐसा है, विकास के कामों में अगर ये हमारे मुकाबले 10वें हिस्से का भी हो तो हम सार्वजनिक क्षमा मांग लेंगे। 10वां हिस्सा लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो विकास गिनवा दे, उनका भी कार्यकाल रहा है। बता रहा ना, मेरे कार्यकाल में सबसे पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र ऐसी थी जो प्राइमरी स्कूलों से आच्छादित हुई थी प्रदेश में, पहली विधानसभा। दूसरी हुई थी बाराबंकी में। दूसरा, सबसे पहली ऐसी विधानसभा 2 थी, सैफई नहीं थी, जसवंत नगर नहीं था, बाराबंकी और बघरा ऐसी विधानसभा थी जिसके सभी गांव और सभी मजरे सड़कों से जुड़ गए थे। पहली ऐसी विधानसभा है जिसके हर न्याय पंचायत में एक पीएचसी है। पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें 1 से ज़्यादा स्कूल स्थापित कराए थे हमने मुलायम सिंह जी के सहयोग से। खुद इसकी न्याय पंचायत में डिंडावली स्कूल में आदरणीय मुलायम सिंह जी ने 3 लाख रुपए दिए थे उस संबंधे जमाने में। अभी की कार्य योजना क्या है? 4 तारीख के बाद अगर सहरा आपके सिर पर, हाँ जी, पहले पूरी बात तो कर दूं। इन्होंने और कोई खड़ंजा तारकोल की सड़क, कोई ऐसी चक्रोड़ नहीं छोड़ी थी हमने जिस पर किसान को आवागमन के साधन, मतलब किसान आराम से अपना फसल ना ला सके। देखो, उसमें एक अंतर, हम राजनीतिक लोग हैं, ये अकस्मात के नेता हैं, एक्सीडेंटल लीडर, ही इज एन एक्सीडेंटल लीडर। हम जमीन के नेता हैं, हमने संघर्ष किया है, अभी भी कार्यकर्ता मानते, अपने आप को नेता नहीं मानते। दूसरा ये भी है इसके साथ साथ कि हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और मुझे नहीं पता लगता भाई, रेलवे का काम तो हमारे टाइम का, जब मैं रेलवे कमेटी का मेंबर था, स्टैंडिंग कमेटी का, मॉडल स्टेशन जब स्वीकृत हुआ, डबल ट्रैक जब स्वीकृत हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन जब स्वीकृत हुआ, ये फ्रेट, इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2007 में की थी, हाँ, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे। जहाँ तक सड़कों की बात है, व्यवसायीकरण हुआ है। मेरठ से श्यामली पहले भी सड़क थी, स्टेट हाईवे था, अब उस पर टोल लग गया। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर पहले भी सड़क थी, अब टोल लग गया। हरिद्वार हमारा तीर्थ स्थान है, हिंदू 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 करते हैं, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं की आस्था हरिद्वार में है। हर हिंदू हरिद्वार जाता है, जिंदा है मुर्दा, जन्म में जाओ मरने के बाद जाओ, क्यों टोल लगा दिया उस पर? कम से कम हरिद्वार के एंट्री टोल फ्री करो। आप जिधर चलेंगे, अब तो श्यामली जाने में भी टोल देना पड़ेगा। हमारे गांव में रोज मुक्का बजे टोल है वहाँ, कभी कोई लड़े, कोई लड़े, वो विकास नहीं दिखाई दिया मुझे। अब रही इसकी बात, मैंने एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि वो हम विकास के समय के नेता हैं, वो विनाश के समय के नेता हैं। अटल बिहारी जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब मैं राज्यसभा में था। अटल बिहारी जी को विनाश का समय बताता है उनके समय को,
अटल बिहारी जी के समय को विनाश का समय बताता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा, अब की बार राजनाथ सिंह ने भी कहा, वो तो राजनाथ सिंह को भी ऐसा ही बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि 50 साल में देश ने तरक्की नहीं की। हमने चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए एक दूसरे पर बहुत कुठाराघात किए, परंतु सत्यता यह है कि सब ने काम किया, हर सरकार ने काम किया। ये अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो अगली बार ये राजनाथ सिंह को विनाश का पुत्र बताएंगे। तो स्पष्ट बात कहेगा, उसको विनाश का पुत्र बता दिया जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन बेचारों का राजनीतिक ज्ञान कम है। मंत्री बनने से नेता नहीं बन जाता आदमी। जो नेता होता है रोज मंत्री एमएलए एमपी बनाता है, और 10 मंत्री भी मिलकर के एक नेता पैदा नहीं कर सकते। आपने बोला कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिकल है, अकस्मात एक हादसा जब हुआ था, जब ये इनका जन्म हुआ था, तो उसको कैसे देखते हैं? कौन सा ऐसा वो हादसा था और किस चीज़ की अब इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि 19 में भी इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया यहाँ से। चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे, वो कार्यकर्ताओं के भरोसे थे, कार्यकर्ता भरोसे पर खरे नहीं उतरे। अजीत सिंह हारे नहीं थे, हराए गए थे। और अफसोस ये है कि जिन्होंने उस इतने बड़े नेता को हराया था, जिसने कम से कम गन्ना किसान पर तो बड़ा उपकार किया है, अगर वो मीलों की दूरी ना घटाते तो हम तो गन्ने के किसान तो बर्बाद थे। उनको हराया और हारने के बाद जो चले, उनके पैरों में पटाखे छोड़ दिए। वो महान नेता इसलिए बर्दाश्त करके चला गया कि कहीं खून खराबा ना हो जावे, और वो हारे नहीं थे, हराए गए थे। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना, और उनके समर्थक बेचारे मन से दुखी होकर के भाजपा का वोट मांग रहे थे। दो बात थी, जो चरण सिंह वादी लोग थे लोकदल के, वो मेरे साथ थे, खुल कर के थे। चरण सिंह वादियों ने मुझे वोट दिया है, और जो बाद का लोकदल है वो मेरे साथ नहीं रहा। देखते हैं, लोकदल तो भाजपा में जा चुका है, और अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी कि लोकदल के एक नेता को धरने पर बैठना पड़ गया था। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर की एक परंपरा रही है, अगर राजनीतिक आदमी कहीं संघर्ष करता है तो उस दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके उनका समर्थन करते हैं सभी दल। अगर वो बात का समाधान ना होता तो हम भी उनके साथ बैठते। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राजनीतिक आदमी अपने काम नहीं गया था। अजीत राठी की बात कर रहे हैं ना आप, वो अपने काम नहीं गया था। अजीत राठी किसी जनता के आदमी के काम गया होगा, और अधिकारी और नेता की लड़ाई में हम नेता के साथ हैं, वो किसी दल का हो। अगर संजीव बालियान साहस करे और किसी अधिकारी के करप्शन के खिलाफ बोले, लड़े, वो दूसरी बात तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी उंगली उठती हैं, तो कुछ रास्ते उधर जाते हैं तो नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तो हम उनके भी साथ खड़े हो जाएंगे। 4 जून पे कैसा देख पा रहे हैं, माहौल क्या होगा घर से जब आप निकलेंगे पूजा अर्चना करने के बाद? तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके जाऊंगा कि हमें विजय श्री मिले, जो जनता ने आशीर्वाद दिया वो सब फलीभूत हो। और मुझे उम्मीद है गुरु महाराज की कृपा से ऐसा होगा भी। मैं मेंबर पार्लियामेंट का सर्टिफिकेट लेकर आऊँगा, और साथ ही देश में प्रेस के माध्यम से ये जानकारी भी मुझे प्राप्त होगी कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, और फिर हम अपने नेताओं को अप्रोच करेंगे कि मिनिस्ट्री में हमारा भी ध्यान रखियो। आखिरी सवाल मलिक साहब मेरा सिर्फ ये कि बन के आने के बाद सबसे पहले किस चीज़ को आप टारगेट करें? कुछ बदलना चाहते हैं शहर के खास हिस्सों में, कुछ बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम सम्मान देंगे। जो खौफ है मेंबर पार्लियामेंट का उसे दूर करेंगे हम जनता से मिल करके। हम ये जानते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का व्यक्ति चुना गया है। हम ये साबित करेंगे कि हम जनता द्वारा, जनता के लिए चुने गए जनता के आदमी हैं सबसे पहले।
यहाँ जाति धर्म लिंग भेद नहीं रहता। हमारे पास जब भी आओ आपके साथ है, हर काम हम कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि ये झूठिस्तान चल रहा है, रेडियो झूठिस्तान। केंद्र सरकार की कोई आज न योजना आ जाओ, प्रदेश सरकार की कोई योजना हो जाओ, उठा करके फ़ोटो लगा देते हैं, जिला पंचायत पर फ़ोटो लगाते हैं, वो ख़त्म करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो राजनीतिक आदमी हैं वो सब जानते हैं मेंबर पार्लियामेंट के क्या अधिकार हैं, क्या काम है। दूसरा, हम लोकतंत्र जिंदा करेंगे। कोऑपरेटिव का चुनाव हो, लोकल बॉडीज का हो या किसी अन्य संगठन का चुनाव, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करें। दूसरा, जो लोकल बॉडीज है उन्हें फ्रीली फ्रेंडली काम करने का माहौल पैदा करेंगे, उनके लिए माहौल पैदा करेंगे। जो करप्शन के नाम पर, जांच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें उस उत्पीड़न से मुक्त कराएंगे। और ये आप अपने विकास गिनवा रहे हैं, पोल खोल रहे हैं किसी की? नहीं खोल रहा, मैं आवश्यकता बता रहा हूँ। यार एक बात बताओ, आपके परिवार की एक महिला सम्मानित प्रधान है और उसके साथ मेरा फोटो लग जाए, या तो उसके आगे बहन लिखा जा। फोटो किसके लगते हैं? तो आदमी अपमान की घूंट पी करके बर्दाश्त करता है। क्यों लगे मेरा फोटो? मैं उस गांव का नागरिक हूँ। बलात् फोटो नहीं लगेंगे। फोटो लगाइए, अलग से कोई अलग से एक बना दीजिए शिलापट और लिखिए मैं यहाँ का सांसद हूँ। मैं वो भी नहीं लगाता, मैंने तो मैं कभी ये फोटो फाटो के चक्कर में पड़ता नहीं, और 6 फुटा जहाँ जहाँ फोटो ही दिखता है सबको। योजना डिसाइड कर ली कि क्या करना, बदलाव क्या करना? दो ही काम है, लोगों को सम्मान और लोकतंत्र की बहाली। अगले रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। हम चाहेंगे कोई रोजगार पूरक काम हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आवे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, जवानों को एजुकेशन का बड़ा सेंटर खुले। हेल्थ के दिशा में यहाँ काम नहीं हुआ कुछ भी, हेल्थ का बड़ा काम हो। अगर कोविड के समय की जांच करा दूँ तो बहुत से लोग अंदर चले जाएंगे कोविड के, पर जांच करेगा कौन? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यही चाहेंगे कि बड़ा कोई हॉस्पिटल खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा कोई कुछ तो संस्थान ऐसा हो जिसमें देश का भविष्य, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। ये ज़्यादा सड़क 1 किलोमीटर कम बन जाए, 1 किलोमीटर ज़्यादा बन जाए, अच्छा है बन जाए, पर वो हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकती। वो तो इस साल नहीं बढ़ेगी, अगले साल बढ़ जाएगी। वो काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सर, आपका। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ चौधरी हरिंदर मलिक साहब, जो अब इंतज़ार कर रहे हैं आगामी 4 जून का, और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और चाहते हैं कि मौका मिला तो जनता के लिए क्या कुछ परिवर्तन करना है और सम्मान दिलाने के लिए उनको क्या कुछ योजना इनके पास है, वो सब आपको इन्होंने बताई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जिसके सिर पर सहरा बंधेगा वो शख्स कौन होगा, वो राजनीतिक चेहरा कौन होगा। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।